नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप पहुंच गए हैं। हालांकि लगभग हर चुनाव से पहले वो इस तरह की यात्राएं करते रहते हैं, लेकिन अब उनका अंडमान निकोबार पहुंचना, उसके कुछ कारण हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का कुछ ज़्यादा स्टेक पर नहीं है। अगर वो 1-2 सीट जीतने में भी कामयाब होते हैं तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच वो जब वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचते के साथ जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसकी उन्होंने आलोचना शुरू की है। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ें होनी हैं। पहला तो एक वहाँ पर डॉक बनना है जो कॉमर्शियल और जिसका व्यावसायिक है। दूसरा एक मिलिट्री और सिविल एयरपोर्ट बनना है, एक टाउनशिप बननी है। ये 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ 92,000 करोड़ लगभग, मतलब मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट होना है। लेकिन वहाँ पर ये मामला उठाया जा रहा है कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जबकि एनजीटी ने पहले ही क्लियरेंस अपना दे दिया है। लेकिन अंडमान निकोबार या जो ग्रेट निकोबार है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को लेकर के कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? चूँकि वहाँ से मलक्का जो स्ट्रेट है वो नज़दीक है और वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत है, बहुत आवश्यक है। हालांकि उसमें जो मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश अभी उसको बंदोबस्त करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, लेकिन भारत की भी उसमें बड़ी भूमिका है। और भारत की भूमिका न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि बिजनेस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो ये प्रोजेक्ट है ग्रेट अंडमान प्रोजेक्ट है, ये भी न केवल इकोनॉमिक सिक्योरिटी बल्कि और भी इस तरह के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि वहाँ जो चाइना लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है उसको रोकने में भी मददगार होगा। अब क्या ये चाइना को जो वहाँ पर कंटेन करने में भारत का ये प्रोजेक्ट मददगार होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसीलिए बार बार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं? खैर, इस पर लगातार और भी चर्चा होती रहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है कि राघव चड्ढा ने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या उनके 7 सांसदों के साथ भारत में मर्ज किए हैं, उसके बाद से उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर घट रहे हैं। और जिस तरह से इंस्टा में लगभग उनकी 1 मिलियन फॉलोअर्स कम हुए हैं, उसको देख करके लोग यही कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, चूँकि पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ था और उसमें बाहर के प्लेयर्स और बाहर के लोगों की बड़ी भूमिका थी, जो एंटी इंडिया या जो इस तरह के एजेंडा चलाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही। तो क्या उस तरह के जो फॉलोअर्स हैं, जो एंटी हिंदू हैं, जो गल्फ से, अमेरिका से, ब्रिटेन से बड़ी संख्या में जो फॉलोअर्स थे या जो खालिस्तान से जुड़े हुए लोग थे, क्या उस तरह के फॉलोअर्स राघव चड्ढा से दूर जा रहे हैं? या जो लोग पॉपुलैरिटी उनकी कम हो रही है या भाजपा के साथ जाने पर उनके साथ लोग कम हो रहे हैं? ये एक बड़ा मसला है। लेकिन ज़्यादातर लोग वही हैं जो बीजेपी से नाराज़गी रखने वाले लोग हैं। अब इसमें बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि यूथ्स इसमें शामिल हैं और जेन-ज़ी की बात कही जा रही है। लेकिन जेन-ज़ी मतलब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले
जेन जी की भी एक बड़ी संख्या है। तो ये उसी तरह के लोग हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं और इस देश के बाहर के लोग हैं। देश के अब जो पूरा का पूरा 1 मिलियन गया है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बाहर के लोग हों, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में वैसे लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं और भारत को लेकर के उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने उनका अपना एक अलग नज़रिया है, और उस नज़रिए से अगर आप अलग हटते हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और मुझे कुछ वैसा ही होता नज़र आ रहा है। आज का जो तीसरा विषय है वो है आरजेडी के प्रवक्ता किस तरह से आरजेडी के नीतियों की या आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बाहर जो पश्चिम बंगाल में या बाकी और देशों में, या कुछ ऐसी नीतियां या कुछ ऐसी बात जिसका ना तो बिहार की राजनीति से कोई लेना देना है, ना आरजेडी से कोई लेने देना है, उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की रैलियों में जो भीड़ जुट रही है, तो उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो तेजस्वी यादव की भीड़ है। तेजस्वी यादव अपने प्रदेश में जो रैलियां कर रहे थे वहाँ भीड़ नहीं जुटा पा रहे थे। तो अभी तेजस्वी यादव को जो पश्चिम बंगाल में बुलाया गया है, कि जो वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव मतदाता हैं या ओबीसी मतदाता हैं, उनको टीएमसी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। अब क्या टीएमसी जो उत्तर प्रदेश या बिहार का मतदाता जो पश्चिम बंगाल में है, जिसको टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं या टीएमसी के वर्कर हैं या टीएमसी के नेता हैं वो ह्यूमिलिएट करते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं, वो तेजस्वी यादव की अपील के बाद उनकी बात सुनेगा, और जो लगातार साल भर या लगातार वो 5 साल अपमान सहता है टीएमसी के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, उसको भूल जाएगा। ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। और तेजस्वी का प्रभाव ओबीसी नेताओं पर भी नहीं है, यादवों पर कुछ हो सकता है, लेकिन जो यादव उत्तर प्रदेश बिहार से बाहर रहते हैं उन पर उनका कितना प्रभाव होगा, इसको लेकर के बहुत डाउट है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, हिंदुत्व की राजनीति को लगातार आरजेडी नकारती रही है, और जिस तरह से उनकी प्रवक्ता ने शिवाजी को ये नेता बताने की कोशिश की कि वो बहुजन नेता हैं और मतलब बहुजन राजा थे, तो हिंदुत्व को नकार करके और उसकी तुलना किसी एक जो धीरेन्द्र स्वामी हैं उनके स्टेटमेंट से करने की कोशिश की, और वहाँ पर भी कास्ट की राजनीति करती हुई नज़र आई। तो ये अब बहुत समझना मुश्किल हो गया कि क्या करने की कोशिश आरजेडी कर रही है। वो चुनाव हार चुकी है, बिहार में वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है, छुट्टियों के बाद बड़ी मुश्किल से वापस आए थे, और अभी भी बिहार में कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं जो दिखाए कि आरजेडी मजबूती के साथ अपने प्रदेश में है। बाकी वो क्या करेंगी वहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जो आज का चौथा विषय है वो है उत्तर प्रदेश में जो सर्वे निकल करके आए हैं, उन सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, और अभी अगर चुनाव होते हैं तो पूरे अलायंस को सिर्फ 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में। और ये नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कम, अपना दल का, निषाद पार्टी का, सुहेल देव समाज पार्टी का और बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको ज़्यादा दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कम दिख रहा है। कुल मिला करके और करीब 15 सीटों का समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अब चुनाव अगले साल हैं और ये लगभग तय है कि चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो
इन परिस्थितियों में जब ये माना जा रहा है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ती हुई दिख रही और लगातार तीसरी बार सरकार बना पाने की स्थिति में नज़र आ रही है। कम से कम सर्वे तो यही बता रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट भी यही बता रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के चाहे शहरों में चाहे रिमोट इलाके में जाइए तो कुल मिलाकर के मामला यही निकल कर के आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जस की तस बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, बावजूद इसके कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे होंगे। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें ही उनको एक पॉपुलर नेता, यहाँ तक कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता की मांग वहाँ की सरकार और सबसे ज़्यादा रैलियाँ कोई भी नेता करते हुए नजर आए तो वो योगी आदित्यनाथ थे। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस तरह का एक सर्वे आना जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है, वो महत्वपूर्ण है और ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देगा, लेकिन विपक्ष को निराशा देगा, जो लगातार पीडीए के नाम पर चुनाव जीतने का मंसूबा पाले हुए है। खैर, जो परिणाम होंगे वो 2027 के चुनाव के बाद जो भी होंगे, हम सब की उन पर नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।